So now we have discussed about Planck's radiation law. ये सिलेबस में दिया होगा रेडिएशन लॉ, प्लैंक कांस्टेंट जिसको बोल रहे हैं, कैसे आ रहा क्या हो रहा उसके बारे में बताना है। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो प्लैंक्स प्लैंक्स इज ए साइंटिस्ट। जस्ट मिनट, few of the candidates they want to enter: मंडल, जीशन अहमद, पंकज, सतीश कुमार. So Planck's explain and observe distribution of energy. After the description of Rayleigh-Jean's law, another scientist, Planck, describes the distribution of energy among the for the black body radiation, and he found following assumption, means hypothesis of the Planck's are given here. फर्स्ट पॉइंट, इफ ए ब्लैक बॉडी, ये चार दो तीन पॉइंट है, इसको थोड़ा याद करना है दो पॉइंट को। प्लैंक कांस्टेंट का प्लैंक्स हाइपोथेसिस, a black body radiation chamber is a field of not only the radiation but also the simple harmonic oscillator. इसको हम लोग बोल रहे हैं प्लैंक्स ऑसिलेटर या रेजोनेटर, एक ही चीज है। एंड वाइब्रेट विथ ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अगर कोई चेंबर में कोई ब्लैक बॉडी है, उससे जो रेडिएशन मेरा क्रिएट हो रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूलर का डायमेंशन एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन रहता है, एंड इट कैन वाइब्रेट विथ ऑल फ्रीक्वेंसी। ये फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट है। सेकंड थीसिस क्या है, हाइपोथेसिस क्या है? द प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स ऑसिलेटर और रेजोनेटर कैन नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। ये इस लाइन को याद करोगे, एकदम ध्यान से रखना है, फ्यूचर में हमेशा जरूरत पड़ेगा। ऑसिलेटर, प्लैंक्स ऑसिलेटर और रेजोनेटर कैन नॉट रेडिएट और absorb energy continuously, but an oscillator have frequency mu can radiate or absorb energy in the unit of quanta, which of magnitude h mu. Quanta oscillator of frequency mu radiate and absorb energy. Oscillator of an frequency, याद रखना, oscillator of an frequency mu can only radiate or absorb energy in the unit of quanta, and its magnitude is h mu. H here, h is universal constant known as Planck constant, and the value is 6.62 into 10 per minus 34 जूल सेकेंड। इसको याद रखना है कि h क्या है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये h इज प्लैंक कांस्टेंट, और इसका वैल्यू 6 पॉइंट, ये वैल्यू लिखने बोलता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 यूनिट के साथ याद रखोगे। सो in the previous class, yesterday, we have told that the number of vibration per unit volume within the frequency mu and mu naught is equal to 4 pi mu square d mu divided by cq. ये कल आया था। The number of modes of vibration per unit volume with frequency mu and mu plus d mu is equal to this 4 pi mu square d mu divided by cq. फिर कल हमारा पार्ट क्या आया था? फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन द नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट विद इन द रेंज म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू इज जस्ट डबल ऑफ दिस, जस्ट डबल ऑफ दिस, ऐसा वर्ड लिखा हुआ था, डबल ऑफ दिस। तो अब यहां पर हम बोल रहे हैं फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यहाँ द मोड ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नोडल जो हम O2R या ऐसा कुछ दिखा रहे थे, उस केस में हमारा आया था 4 पाई म्यू स्क्वायर डी म्यू डिवाइडेड बाय CQ. If the black body radiation, the number of mode of vibration per unit volume within the frequency in this range
we have got in previous class is equal to 8 pi mu cube h mu divided by c cube. कल पिछला क्लास में हुआ था ये. अब हम लोग यहां निकालेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर. इसी का पाठ है, इसी का डिस्क्रिप्शन है. ये पूछता है प्लैंक्स रेडिएशन, व्हाट आर द हाइपोथेसिस ऑफ प्लैंक्स. तो इस पार्ट को हमको लिखना है. ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है h इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h. 4 पार्ट दिया रहेगा, इस पार्ट को हम लोग आंसर लिखना है. नेक्स्ट ये पार्ट एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर. ये जब पूछेगा एवरेज एनर्जी, हाउ कैन वी मेजर द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर एंड फाइंड आउट इट्स एक्सप्रेशन. उस केस में हमको पहले हाइपोथेसिस लिखना होगा. हाइपोथेसिस लिखने के बाद जो हमारा नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू जितना वैल्यू आया है, और फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन द नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम विद इन द फ्रीक्वेंसी इज टू बी डबल. हम लोग बोल रहे हैं उस पार्ट को लिखने के बाद हम लोग इस पार्ट में इंटर करेंगे. एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर. इसके बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे प्लैंक्स ऑसिलेटर के बारे में, तब तक हम इस पार्ट को डायरेक्ट लिखना मेरा हम लोगों का सही नहीं होगा. तो अब बोल रहे हैं इफ दिस n be the total number of Planck's oscillator or resonator, n be the total number and E be the total energy, then average energy per Planck oscillator is equal to, होता है ये एप्सिलॉन बार. एवरेज एनर्जी पर प्लैंक्स ऑसिलेटर, average energy per Planck's oscillator epsilon bar is equal to E by N. Total energy, the ratio between the total energy to the total number of Planck's oscillator. Average energy per Planck oscillator is equal to total energy divided by the ratio between the total energy to the total number of Planck constant. According to मैक्सवेल्स मॉलिक्यूलर मोशन के समय होता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, इफ दिस एप्सिलॉन बार नहीं, इफ दिस एप्सिलॉन is an amount of energy, the probability in a system having energy means there are several in a system, there are several energy as given. So according to Maxwell law of molecular motion, the probability in a system having energy, different energy, 0, we start from 0 to 1 epsilon, 2 epsilon, comma dash 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 re epsilon dash dash in the ratio 1:2. दिस पार्ट ये मैक्सवेल्स लॉ के आधार पर होता है. E माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी होता है ना. तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि R इन द रेशियो 1:2. इसके लिए 1:2 इसका पार्ट हो गया ये E माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी. तो E एच म्यू के जगह हम लिख रहे हैं ये एच म्यू E रेशियो. अब इस पार्ट के लिए इसको लिखे E माइनस आर, सॉरी इस पार्ट के लिए यहाँ पर ये 2E का 2E आ जाता. RE के लिए ये पार्ट लिखे, इस तरह लिखेंगे कि द प्रोबेबिलिटी इफ इन ए सिस्टम देयर आर सेवरल नंबर ऑफ molecules and they have energy from 0 to 0 epsilon 2E RE in the ratio can be written as 1 epsilon 1 is to this part is to this part for this energy. If n not be the number of resonators having energy 0, it has number of resonators having energy 0, then number of resonators n1 be the number of resonators having
energy 0. Then after that, number of resonators in place of this n naught, we have write n1. The number of resonators n1 having energy, this means ये part is equal to number of resonators n naught e, और ये इसका पार्ट क्या है मेरा, ये पार्ट है, तो इस पार्ट को यहाँ पर नोट डाउन किए. Similarly, the number of resonators n2 having energy, in that case we have write this, ये is equal to n naught e माइनस ये क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन ये पार्ट डिवाइडेड बाय kt. यहाँ 1 था, ये इस पार्ट को लिए थे, इसलिए 1. यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रेजोनेटर्स n2 हैविंग एनर्जी, तो यहाँ हमारा एनर्जी कितना 2, ये पार्ट है, इज इक्वल टू n2 नंबर ऑफ रेजोनेटर्स डिवाइड इनटू e एप्सिलॉन e power minus 2e divided by kt. So like this we have known the number of resonators nr. Here we can write nr. For this we can write the number of resonators nr having energy. nr जब ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे ये पार्ट आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आ रही, जस्ट मिनट, 2 कौन है, ये पार्ट इज इक्वल टू n नॉट. अब हम क्या लिखेंगे, -2e था, अब यहाँ मेरा क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये माइनस ये था, अब यहाँ आ रही, देखो यहाँ पर आ रही है डिवाइडेड बाय kt, इस पार्ट को यहां पर लिख दिए re divided by kt. Therefore the total number n is equal to n naught plus n naught. We can write this, n is equal to n naught plus n1 plus n2 like this, plus dash 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 plus nr like this. So we have put the value of n naught, n1, n2, nr in this equation. So we have got for n naught plus the value of n1, the value of for n1 resonators having energy, we have got n naught e this part, so n naught e this part, plus for n2 resonators the value is this, so this value is put in place of here, means the value of n2 is this, plus like this the number of resonators nr having energy, we have got this part, so in place of this nr we have write this. अब यहाँ सब में हमारा क्या है, n नॉट है, सभी में n नॉट देखो है, कॉमन ले लिए हम उसको, तो जब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या आएगा, इसके जगह ये कैंसिल हो गया, तो ये पार्ट आ गया 1 प्लस ये n नॉट कैंसिल, तो यहाँ ये पार्ट मेरा बच रहा है, इस पार्ट को लिख दिए, प्लस का प्लस ये कैंसिल हो गया, तो ये पार्ट बचा, इसको लिख दिए, प्लस का प्लस ये पार्ट आया, यहाँ मेरा ये पार्ट बच रहा, इसको लिख दिए. ये इक्वेशन 3. हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू, पहले हुआ है y इज इक्वल टू, कल का क्लास में y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय kt. अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसके जगह y बोलेंगे, इसके जगह y स्क्वायर बोलेंगे, डबल है, इसके जगह भी y r बोलेंगे, बिकॉज वी हैव चूज r. सो y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू ये n इज इक्वल टू n नॉट, n इज इक्वल टू n नॉट, 1 प्लस ये पार्ट मेरा क्या आ जा रहा, y प्लस ये पार्ट क्या आ जाएगा, y स्क्वायर डबल है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा y r, ये r आ गया, इस तरह करके लिखे. अब
इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिल रहा है n इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, ये सॉल्व करने पर हमको मिला। सो द टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स रेजोनेटर्स विल बी टोटल एनर्जी ऑफ प्लैंक्स रेजोनेटर्स, वहां था क्या, टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स रेजोनेटर्स। अब वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ प्लैंक्स रेजोनेटर विल बी इज इक्वल टू, पहले हम जीरो यहां पर लिख रहे हैं ना, 0 एप्सिलॉन 2e ऐसे करके लिखते जा रहे हैं। तो पहले 0 है, तो 0 इंटू एन नॉट प्लस this part into n1. For this we have select n1 be the number of resonators, means this part is multiplied by this into, after this for this we have select n2 number of resonators, so n2 number of resonators will be multiplied by this part plus, like this we have write re into nr suffix में r is equal to 0 का 0 इंटू ये मल्टीप्लाई हो गया 0 इंटू, अब इसके जगह हम क्या लिख रहे हैं, ये n1 का वैल्यू जो था पहले मेरा ये था, ये पार्ट आया था, n1 का वैल्यू देखो तो यहां पर लिखे हैं, यही चीज को यहां पर लिख दिए प्लस 2 एप्सिलॉन, और इसका जो n2 का वैल्यू है ये पार्ट लिख दिए हैं, प्लस का प्लस ये पार्ट आया इनटू nr का वैल्यू है मेरा, तो इसको लिख दिए हैं माइनस आर ई डिवाइडेड बाई के टी ये टी है इज इक्वल टू, ये सब में मेरा क्या जा रहा है कॉमन, तो ये कॉमन जा रहा एन नॉट एप्सिलॉन सभी में है, यहाँ क्या मेरा बच रहा है, इसके जगह हम y लिखेंगे प्लस इसके जगह क्या लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस इसके जगह क्या लिख रहे हैं 2y स्क्वायर, तो इज इक्वल टू एन नॉट ई, और ये s दिस पार्ट इज इक्वल टू s, कहां से लिखे, इक्वेशन 4 से, ये इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 के आधार पर ये पार्ट मेरा आया। तो सिंस हम बोल रहे हैं s इज इक्वल टू दिस पार्ट using equation 4, so s into y is equal to y square plus, इस तरह करके सॉल्व किए थे तो मेरा s into y आ रहा है sy is equal to y square प्लस ये पार्ट। अब इस दोनों को हम सब क्या कर रहे हैं, सब्सक्रिप्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्टिंग s माइनस वाई s माइनस वाई एस, इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये पार्ट मेरा कैंसिल, सॉल्व करने पर मेरा आ जाएगा, ये y यहां बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है प्लस 2y, तो यहाँ माइनस रहेगा 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या बच रहा है y स्क्वायर, प्लस सिंबल होगा लाइक दिस, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा बच रहा है सिर्फ y स्क्वायर। सो here we can taken as a s is taken as a common, सर sy इज इक्वल टू वाला नहीं समझ में आया सर। ए मनीष, हाँ सर sy बराबर y स्क्वायर प्लस ए डॉट डॉट ए वाला पता ही नहीं सर। ये यस सर, ये पार्ट सिंस s इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करके निकाले हैं बाबू, इसको सॉल्विंग वाला पार्ट भेजना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करके हम निकाले हैं, शॉर्ट लेंदी आ रहा था ना, तो उतना लेंदी बना नहीं सकते हैं 45 मिनट में, नहीं तो खत्म हो जाएगा, इसीलिए सॉल्व किए हैं हम। ये पार्ट सॉल्व करने के बाद तुम लोग सॉल्व करोगे, देखना आ जाएगा, ये पार्ट नहीं सकोगे उसको भेजना पड़ेगा हमको, ठीक है, तो लेंदी पार्ट 45 मिनट में खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए हम उतना लेंदी नहीं जा रहे, बहुत लंबा है ये, देखो अब इसको हम क्या किए, सब्सट्रैक्ट किए, तो ये पार्ट आया s 1 माइनस वाई इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू s इज इक्वल टू दिस y इंटू 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, इक्वेशन 7। अब हम लोग जानते हैं e इज इक्वल टू एन नॉट ई इंटू एस,
यहाँ पर होता है इक्वेशन 6 से, इक्वेशन 6 में। तो इक्वेशन 7 का वैल्यू को इक्वेशन 6 में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 7 का वैल्यू को इक्वेशन 6 में पुट किए, तो ई का ई इज इक्वल टू एन नॉट एप्सिलॉन एस का वैल्यू जो y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 8। अगेन वी नो दैट एवरेज एनर्जी ऑफ एन रेजोनेटर विल बी, हम लोग ये पार्ट स्टार्टिंग में ही आया है, एप्सिलॉन बार इज इक्वल टू ई बाई एन, ये लाइन है बार, एप्सिलॉन बार एवरेज एनर्जी ऑफ ए रेजोनेटर, एप्सिलॉन बार इज इक्वल टू ई बाई एन होता है, यहां देखो ई बाई एन। तो हम लोग इक्वेशन 5 8 का वैल्यू को इक्वेशन 5 ये n का वैल्यू, इक्वेशन 8 ये e का वैल्यू, 5 और 8 का वैल्यू को इक्वेशन 9 में बैठाएंगे, पुट करेंगे, तो ये एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू ई का वैल्यू है मेरा इतना, और n का वैल्यू है, ई का वैल्यू हमको ये मिला है, और n का वैल्यू ये है। तो इस दोनों का वैल्यू को पुट करने पर ये पार्ट आया, दोनों वैल्यू पुट किए, ये कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस वाई बच रहा है, एन नॉट कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, एप्सिलॉन इंटू वाई डिवाइडेड बाई हियर 1 माइनस वाई, इक्वेशन 10। अब फिर से हम इक्वेशन 4 का वैल्यू को इक्वेशन 10 में पुट करेंगे, इक्वेशन 4 का वैल्यू मीन्स y इज इक्वल टू होता है ये पार्ट, ये इक्वेशन 4 y इज इक्वल टू ये पार्ट, जिससे ये दिस इक्वेशन 4 मीन्स y का वैल्यू को जब पुट कर रहे हैं इक्वेशन 10 में, तो इक्वेशन 10 है मेरा क्या, एवरेज एनर्जी मीन्स ये, तो इस पार्ट को लिखे इज इक्वल टू एप्सिलॉन y का वैल्यू को यहाँ पुट किए, माइनस ये y है, y का वैल्यू को फिर यहाँ पर पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व किए तो एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ये पार्ट आया, इक्वेशन 11। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस हम क्या बोल रहे हैं कि सेकंड पॉइंट था E इज इक्वल टू एच म्यू, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, so average energy of Planck's oscillator, average energy of Planck's oscillator is ये पार्ट, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर इज एप्सिलॉन बार इज इक्वल टू ये ई इज इक्वल टू एच म्यू बोल रहे हैं, तो इसके जगह ये एच म्यू डिवाइडेड बाय ई एच म्यू यहाँ पर आ गया, डिवाइडेड बाय के टी माइनस 1, इक्वेशन 12। एनर्जी डेंसिटी बिलोंगिंग टू रेंज हम लोग कल निकाले थे, एनर्जी डेंसिटी बिलोंगिंग टू रेंज डी म्यू, ये पार्ट ई म्यू डी म्यू इज इक्वल टू 8 पाई म्यू क्यूब सी क्यूब डी म्यू इनटू ये एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, रेंज क्या था मेरा फ्रीक्वेंसी का डी म्यू। So in previous class we have got this is equal to ये into average density, average energy of Planck's oscillator, average energy of Planck's oscillator means इसका जो एवरेज एनर्जी Planck's oscillator का आया है उसको हम यहाँ पर नोट किए, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने पर 8 पाई एच म्यू क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब इनटू 1 डिवाइडेड बाय एच म्यू डिवाइडेड बाय के टी माइनस 1 into this d mu. Here in this equation
13. E mu d mu is the energy density. Energy density means total energy per unit volume. Total energy per unit volume. Left hand side, energy density is given, and the resultant of energy density is equal to this part, which is given in equation 13. So equation 13 is called Planck's radiation law in terms of frequency. In terms of frequency, न्यूमेरिकल बनाने समय ये इसका जरूरत पड़ेगा. And Planck's radiation law, equation 13 indicates the equation 13 is said to be Planck's radiation law in the terms of frequency. इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, न्यूमेरिकल में दिया रहेगा. फ्रीक्वेंसी के टर्म में, जब हमारा वेवलेंथ के टर्म में दिया रहेगा तो हम इस पार्ट को आगे की ओर फिर बढ़ाएंगे. वेवलेंथ, दिस पार्ट इज एलैबोरेटेड व्हेन इफ वी वांट टू measure the Planck's radiation law in terms of wavelength. Here we have calculated the energy density. Energy density means Planck's radiation law in terms of frequency. After that, if the energy density can be written as E lambda d lambda belonging to range d lambda, means when we elaborate this part in terms of wavelength, then in that case we have write the range d lambda, but in frequency we have write d mu, but here in case of wavelength we have write d lambda. So using this relation, energy density is equal to, we know that c by lambda hota hai, then d mu is equal to mod of minus c by lambda square d lambda. Energy density ये part into d lambda wavelength. So for Planck's radiation law in terms of wavelength, energy density E lambda d lambda is equal to, यहाँ हमारा क्या पार्ट मिला था, ये पार्ट था. इसी पार्ट को हम यहाँ पर नोट किए, 8 pi h divided by c cube into c cube divided by lambda क्यूब इंटू 1 बाई ये पार्ट आया. अब मॉड का ये पार्ट को यहाँ पर लिख दिया. इसको सॉल्व करने पर मेरा कितना आ रहा है, 8 पाई h c स्क्वायर c क्यूब कैंसिल, हियर c इंटू डी लैम्डा, तो c इंटू डी लैम्डा, लैम्डा क्यूब यहाँ लैम्डा स्क्वायर तो लैम्डा 5 इंटू डी लैम्डा था, ये डी लैम्डा डिवाइडेड बाय ये पार्ट आ गया. इक्वेशन 14 is known as Planck's radiation law in terms of wavelength. Planck's radiation law in terms of radiation wavelength. इक्वेशन 13, क्वेश्चन 14 के ऊपर से देखिएगा. हाँ यहाँ क्वेश्चन 14 है सर. इसमें सर ये ई लैम्डा डी लैम्डा लिखा हुआ है. हाँ यहाँ ई लैम्डा डी लैम्डा, एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. यहाँ मेरा दिया है एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. देखो फ्रीक्वेंसी, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ध्यान से समझना है. इस इक्वेशन को याद रखना होगा. जब हमारा न्यूमेरिकल्स में, जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कभी नहीं समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. जब फिजिक्स में नियम है, फिजिक्स में कि समझना हम तभी बोलेंगे जब उसका न्यूमेरिकल बन जाएगा. अभी न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग नहीं गए हैं, क्वांटम मैकेनिक्स है. न्यूमेरिकल पार्ट इसमें बहुत जरूरी है. जैसे ही न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग जाएंगे तो हमारा जब निकालना रहेगा एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट रेडिएशन लॉ with the help as a
फ्रीक्वेंसी, तो इस फॉर्मूला को ही यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आ रहा है यही यहां से, कल का जो क्लास लिए थे इनटू ये पार्ट जो आया है एवरेज एनर्जी। ठीक उसी तरह जैसे ही फ्रीक्वेंसी हम मेजर किए हैं, सेम हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के जगह वेवलेंथ बोल रहे हैं, वेवलेंथ। तब हम लोग उसका जो रेंज ले रहे हैं डी लैम्डा है। यहाँ वेवलेंथ, वेवलेंथ हम वहां ई म्यू लिखते थे, अभी हम क्या बोल तो रहे हैं? सर यहाँ पर हेलो, डी लैम्डा का वैल्यू रखे हैं सर, वो मोड वाला जो है सर, -c बाय हाँ लैम्डा हाँ स्क्वायर हाँ इंटू हाँ डी। हाँ हाँ, तो यहाँ तो लिखा हुआ है सर डी म्यू लिखा हुआ है क्या बोल रहे हैं? आवाज थोड़ा जोर से बोलो। सर। हैंस के बगल में लिखा है ना, मोड ऑफ डी म्यू इज इक्वल्स टू -c बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। यहाँ यस सर। ये पार्ट ना, हाँ सर, उस पार्ट का हाँ वैल्यू तो बोल डी तो रहे लैम्डा हैं, लिए अभी हैं। बोलने तो दो पहले। ये ई लैम्डा इज इक्वल टू ये पार्ट आया, देखो तो ई लैम्डा का पार्ट मेरा क्या था, यू म्यू का ये पार्ट था, ठीक है। सिमिलरली जो है यहाँ हम लोग ई लैम्डा का ये पार्ट लिख रहे हैं इनटू डी लैम्डा, सॉरी यहाँ लैम्डा होगा, यहाँ डी म्यू कर दिया, ठीक है। यहाँ डी लैम्डा करोगे, म्यू नहीं होगा ये, यस सर, वही पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ये लैम्डा होगा, ये लैम्डा होगा, है ना। और लिखने का धुन की मैंने करंट डे में बनाते हैं ना जी। अब आज पढ़ाना था, कल रात में बना रहे थे, हड़बड़ी में लिखा जाता है, ठीक है ना। ये देखो एकदम पुराना नोट्स नहीं है, देखने से ही लगेगा। यहाँ डी लैम्डा हो जाएगा ना। अब इसका वैल्यू को जी पुट, सर। तो इसको सॉल्व करने पर मेरा आया इक्वेशन 14। इक्वेशन 14 क्या बोल रहा है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। पहला था फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ये क्वेश्चन है। सो दैट प्लैंक्स लॉ, सो दैट प्लैंक्स लॉ reduces to Wien's law for shorter wavelength and Rayleigh जीन्स लॉ फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, ये शो करना है। तो हम लोग प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के आधार पर हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू दिस पार्ट फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ। पहले क्या बोल रहा है यहाँ, शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ ये बिकम्स लार्ज कंपेयर टू 1 यूनिटी। तब प्लैंक्स लॉ क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा, घट रहा, रिड्यूस हो रहा है। तो ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू दिस पार्ट इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू अब ये पार्ट यहाँ पर लिखे, ये ऊपर गया तो माइनस हो गया डी लैम्डा। ये इक्वेशन 1 को हम लोग बोलते हैं वाइन्स लॉ। वाइन्स लॉ ये अभी तक वर्ड नहीं आया है, ये फर्स्ट बार वर्ड आ रहा है, वाइन्स लॉ। ये शॉर्टर वेवलेंथ के बारे में जब बोले, जब हम लॉन्गर वेवलेंथ के बारे में बोलेंगे तो यहाँ यूनिटी था एज इट कंपेयर टू यूनिटी, सो इट इज, अब हम बोल रहे हैं कि ये इसके बराबर होता है, हो सकता है अप्रोक्सीमेटली लॉन्ग फॉर लॉन्गर वेवलेंथ दिस पार्ट मे बी इक्वल टू ये अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू दिस, और उस केस में प्लैंक्स लॉ रिड्यूसेस टू 8 पाई एच म्यू क्यू 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा 5 इंटू ये पार्ट था पहले मेरा। अब हम इस पार्ट के जगह, इस इन प्लेस ऑफ दिस पार्ट वी हैव राइट ये पार्ट, दिस पार्ट, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं फॉर लॉन्गर वेवलेंथ दिस पार्ट मे बी अप्रोक्सीमेटेड टू दिस। तो अब हम इसके जगह लिखेंगे ये पार्ट, ये -1, यहां पर देखो -1, ये -1 इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी, सॉरी 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा 5, लैम्डा टू द पावर 5 इंटू, अब इसको सॉल्व करने पर ये पार्ट मेरा ऊपर गया, लैम्डा के टी डिवाइडेड बाय एच सी इंटू, ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 -1 कैंसिल हो रहा,
तो ये पार्ट ऊपर गया, लैम्डा के टी डिवाइडेड बाय एच सी इंटू डी लैम्डा. एच एच विल बी कैंसिल, सी सी विल कैंसिल, लैम्डा 5 मीन्स लैम्डा 4, ये बच रहा है लैम्डा 4. सो ई लैम्डा d lambda is equal to 8 pi kt divided by, here lambda rest part is lambda 4, rest part is lambda 4 into this lambda, ये कैंसिल होकर के रेस्ट पार्ट मेरा बच रहा है ये इक्वेशन 2. तो हम लोग रेली जीन्स जो लॉ जो था, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में, yesterday we have already studied the Rayleigh-Jeans law. In this, according to this law, we have got the energy density is equal to इतना. तो हम लोग का अभी यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? So that Planck's law reduces to Wien's law for shorter wavelength and Rayleigh-Jeans law for longer wavelength. तो Planck's law reduces to Wien's law. क्या मिल रहा है मेरा? इक्वेशन 1. Planck's law reduces to Wien's law. We have got equation 1 and the value is this. After that, for longer wavelength, the energy density, longer wavelength, Planck's law reduces to this part, and this equation is known as Rayleigh-Jeans law.